हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है इसको हम लोग कर रहे हैं। इसमें जीके जीएस के 3100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स में जैसे कि ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरआरबी, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एएलपी, इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2020 के पहले जितनी भी ऑनलाइन परीक्षाएं हुई हैं तो उनके 360 प्रश्न पत्रों का जो है टॉपिक वाइज संकलन है ये बुक। तो इसको हम लोग कर रहे हैं। तो पिछले 2 पार्ट्स में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के जो है क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो उन पार्ट को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, जहाँ पे सभी वीडियोस आपको लाइन से मिल जाएंगी। और आज जो है हम लोग करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास के जो है क्वेश्चंस करेंगे। इसमें टोटल जो है 129 क्वेश्चंस हैं। तो इस पार्ट में हम लोग 1 से लेकर के 65 तक जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे। बाकी क्वेश्चंस जो है बाकी 64 क्वेश्चंस बचेंगे उनको हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आपको क्वेश्चन जो है इसी बुक में से मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज पर कब्जा कर लिया गया। तो कौन सी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गौरी से? बताना है। ऑप्शन है कन्नौज, पानीपत, प्लासी और तराइन। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तराइन का युद्ध। तराइन का जो है दूसरा युद्ध हुआ था। पहला युद्ध जो हुआ था, तराइन का पहला युद्ध जो है वो भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में पहला युद्ध हुआ था। तो इसमें जो है गौरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत गए थे। पृथ्वीराज इसमें क्या हुए थे? जीत गए थे। लेकिन जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में और इसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे? इसमें हार गए थे और गौरी की जीत हो गई थी। और उसने जो है उसके बाद दिल्ली और अजमेर राज्य पर जो पृथ्वीराज चौहान का क्षेत्र था तो उस पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, तराइन का द्वितीय युद्ध जो है इसमें पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। किताब उल हिंद एक किताब जो कि भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है जॉन कीए, रस्किन बॉन्ड, अल बरूनी, जियाउद्दीन बर्नी। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल बरूनी। किताब उल हिंद ये अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है जो कि अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। इसी तरह से एक पुस्तक जो है काफ़ी पूछी जाती है, किताब उल रहला। किताब उल रहला बताएंगे किसने लिखी है? तो किताब उल रहला लिखी है इब्न बतूता ने। इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आया था, तो इसने जो है किताब उल रहला लिखी है। इसी तरह से एक बुक है किताब उल यामनी। किताब उल यामनी ये पुस्तक किसने लिखी है? तो किताब उल यामनी को याद रखेंगे, ये पुस्तक लिखी है उतबी ने। तो फिलहाल यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। किताब उल हिंद ये लिखी है अल बरूनी ने। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत जो है ये 1206 से लेकर के 1526, दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक जो है भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों का जो है शासन कहलाता है दिल्ली सल्तनत। तो इसमें जो है कौन कौन से 5 वंश थे? तो पहला जो वंश था वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश की बात करेंगे तो इसका जो शासनकाल था वो 1206 से 1290 के बीच में था। उसके बाद जो है कौन सा वंश था? खिलजी वंश। खिलजी वंश की बात करेंगे तो खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर के 1320 तक था। फिर जो है खिलजी के बाद आ जाता है तुगलक। तुगलक वंश का शासनकाल जो है ये कब से कब तक था? तो ये 1320 से हो जाएगा 1414 तक। तुगलक के बाद सैयद वंश का शासनकाल हो जाता है 1414 से लेकर के 1450 तक। और उसके बाद
सल्तनत काल का आखिरी वंश है लोधी वंश, और लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक हो जाता है। तो इसको जो है एक शॉर्टेज से याद रख सकते हैं। जी के तो सरल है, सरल यहाँ पे एल हो जाएगा। जी के तो सरल है, या बहुत सी ट्रिक्स हैं इनको याद करने के लिए, जैसे कि गुलाब खिले तो सूंघ लो, ऐसे कई ट्रिक्स हैं। तो इस तरह से आप इनको याद सकते हैं। तो गुलाम सबसे पहले हो जाता है, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद, फिर लोधी। तो यहाँ पे कौन सा सही क्रम होगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोधी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुलाम वंश की बात करते हैं तो इसका संस्थापक कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये जो है गुलाम था मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का ये जो है गुलाम था। तो इसने जो है गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं, ममलूक वंश के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा इसको दास वंश भी कहते हैं। तो दास वंश पूछा जाए या ममलूक वंश या गुलाम वंश, एक ही बात है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसने जो है दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था और गुलाम वंश का ये संस्थापक था। और इसने शासन जो है कब से कब तक किया? तो याद रखेंगे 1206 से 1210, 4 साल तक इसने शासन किया था। और अगर पूछा जाए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है वास्तविक संस्थापक हो जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो दोस्तों रजिया सुल्तान की बात करते हैं, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है इसका शासनकाल कब से कब तक था रजिया सुल्तान का? तो रजिया सुल्तान का 1236 से लेकर के 1240 तक इसने दिल्ली पर शासन किया था। और ये प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। और शासिका बनने के बाद इसने एक उपाधि धारण की थी, तो उसको भी आप याद रखेंगे। इसने क्या उपाधि धारण की थी? तो इसने जो है उद्मत उल निस्वा की उपाधि इसने धारण की थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? ऑप्शन है खिलजी, लोधी, मुगल और दास। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है रजिया सुल्तान ये गुलाम वंश से संबंधित थी, जिसको ममलूक वंश या दास वंश के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों बार बार पूछा जा रहा है रजिया सुल्तान के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका हुई रजिया सुल्तान, जो कि पहली महिला मुस्लिम शासिका भी थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, रजिया सुल्तान। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे डैश कहा गया। तो दोस्तों सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का जो है एक प्रकार विकसित किया था इल्तुतमिश ने। इसको इक्ता प्रणाली या इक्तादारी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इक्तादारी। इक्ता प्रथा की शुरुआत जो है इल्तुतमिश ने की थी, और ये भूमि कर प्रणाली से जुड़ी व्यवस्था थी। इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था कि किसी अधिकारी या फिर सैनिक को जो है भूमि प्रदान कर दी जाती थी, भूमि का टुकड़ा प्रदान कर दिया जाता था, और उससे जो राजस्व आता था, जो लगान आता था, तो उससे जो है उस अधिकारी या सैनिक को वेतन दिया जाता था। इसी को इक्ता प्रणाली कहते थे। तो इसको जो है किसने शुरू किया था? तो ये जो है इल्तुतमिश जो है इसने शुरू किया था इक्ता प्रणाली। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन था? तो दोस्तों लगभग 84 साल तक भारतीय उपमहाद्वीप में शासन करने वाला जो प्रथम मुस्लिम वंश था वो था गुलाम वंश। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश या इसको ममलूक वंश कहते हैं। तो ये भारत का जो है मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था, और इस वंश का पहला शासक आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका पहला शासक था। और इसने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में। याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। और इसके अलावा इसको पील बख्श भी कहते हैं, पील बख्श के नाम से भी इसको जाना जाता है, लाख बख्श या पील बख्श के नाम से इसको जाना जाता है। और दोस्तों इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से लेकर के
कब तक? 1206 से लेकर के 1290 तक शासन किया था। तो लगभग जो है 84 साल तक शासन किया था। तो यहाँ पे इसलिए इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित थे? तो आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, और रजिया ये इल्तुतमिश की बेटी थी। तो ये जो है किस राजवंश से संबंधित थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ममलूक वंश या गुलाम वंश। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासक की शुरुआत की? तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछा गया है कि इसने दिल्ली का सुल्तान, हालांकि इसने कभी अपने आप को सुल्तान नहीं घोषित किया, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह पूछा गया है। तो इसने जो है दास राजवंश के शासक की शुरुआत कब की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 साल इसने शासन किया था, 1206 से लेकर के 1210 तक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत में जो है 5 राजवंश हुए हैं। इसमें पहला आपको पता है कि गुलाम वंश था, जो कि 1206 में इसकी स्थापना की गई थी। और आखिरी जो वंश था वो लोधी वंश था। आखिरी वंश लोधी वंश था। और लोधी वंश जो है कब से कब तक था? तो ये 1451 से लेकर के 1526 तक था। 1526 में इब्राहिम लोधी की हत्या करके बाबर ने जो है मुगल वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे ये 1206 से 1526 तक था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 1206 से 1526 तक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों दास वंश या गुलाम वंश, ममलूक वंश, इसकी स्थापना किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट लेते हैं। अगला है, डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने जो है गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके 13 जून 1290 को खिलजी वंश की स्थापना इसने की थी। और इसने जो है अपना राज्याभिषेक कहाँ किया था? तो राज्याभिषेक इसने जो है किलोखरी महल में किया था। किलोखरी महल में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। इसके बाद जो है दूसरा शासक बना था अलाउद्दीन खिलजी, ये दूसरा शासक था। और खिलजी वंश का माना जाता है ये सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू करवाया था। और दक्षिण भारत पर विजय के लिए इसने मलिक काफूर को दक्षिण भारत पर विजय के लिए इसने भेजा था। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पे खिलजी वंश का संस्थापक पूछा गया है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फिर से दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन है यहाँ पे, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो यहाँ पे फिर से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो दोस्तों बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण सेन को इन्होंने जो है पराजित किया था 13वीं शताब्दी में। लक्ष्मण सेन की बात करते हैं तो ये बंगाल के सेन वंश के जो है ये शासक थे। तो इनको पराजित किया था बख्तियार खिलजी ने। और सेन वंश की राजधानी क्या थी? तो सेन वंश की राजधानी आप याद रखेंगे लखनौती सेन वंश की राजधानी हुआ करती थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फुतूहात ए फिरोज शाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है? तो फुतूहात ए फिरोज शाही ये किसकी पुस्तक है? तो ये फिरोज शाह तुगलक की जो है पुस्तक है। और इसमें जो है फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो इसका जो शासनकाल है ये 1351 से लेकर के 1388 तक इसका शासनकाल था। और ये किस वंश से संबंधित था? तो ये तुगलक वंश से संबंधित था। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। और मोहम्मद फिरोज तुगलक की बात करते हैं, फिरोज शाह तुगलक की, तो इसने जो है कई सारे कर हटाए थे, 24 करों को समाप्त किया था। और 4 प्रकार के इसने कर लागू किए थे। एक था खराज जो कर होता था ये लगान को कहते थे, जो किसानों से लगान लिया जाता था। और इसके अलावा जो है खुम्स क्या होता था? तो खुम्स जो है लूट के युद्ध में लूट के माल में जो कर होता था उसको खुम्स के नाम से जानते थे।
इसके अलावा जजिया, जजिया जो है आपको पता ही है कि गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था जजिया कर। और इसके अलावा जो है जक़ात, जक़ात के बारे में पता है कि दान देने की जो प्रक्रिया होती थी उसको जक़ात कहते थे। तो ये जो है 4 तरह के कर इसने लगाए थे। और इसके अलावा जो है इसने कई नगरों की स्थापना की थी, जिसमें से आप याद रखेंगे फतेहाबाद नगर की स्थापना की थी, जो कि कहाँ पे है, तो ये फतेहाबाद आपका हरियाणा में हो जाता है। और इसके अलावा फिरोजाबाद की स्थापना की थी, फिरोजाबाद जो कि दिल्ली में है, फिरोजाबाद की स्थापना की थी। इसके अलावा जौनपुर की स्थापना की थी, जौनपुर कहाँ पे है, तो ये आपका यूपी में हो जाता है। तो ये जो है कुछ इसके मुख्य नगर हैं, इनकी स्थापना की थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डैश दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। तो दोस्तों दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद ये जो है दिल्ली के सिंहासन पर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठता है। इसका वास्तविक नाम जौना खां था, इसका वास्तविक नाम जौना खां था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ये सिंहासन पर बैठता है। और इसकी एक उपाधि आप याद रखेंगे, उलूग खां, उलूग खां भी इसी की उपाधि थी। ये जो है दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे विद्वान व्यक्ति माना जाता है, लेकिन इसने कई ऐसे काम किए थे जिसके कारण से इसको पागल सुल्तान भी कहते थे। तो उसी में से इसका एक काम था कि अपनी राजधानी को दिल्ली से लेकर के देवगिरी ले गया था, दिल्ली से देवगिरी ले गया था। बाद में इसका जो है नाम दौलताबाद इसने रख दिया था। तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी इसने स्थानांतरित की थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में अभी हम लोगों ने बात की कि दिल्ली से देवगिरी राजधानी को स्थानांतरित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और इसने कब जो है राजधानी को स्थानांतरित किया था, तो याद रखेंगे 1326 से लेकर के 27 के बीच में इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी। तो फिर से वही क्वेश्चन है, दौलताबाद जो है दौलताबाद ले गया था अपनी राजधानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था, वो कहाँ का रहने वाला था। तो दोस्तों इब्न बतूता की बात करते हैं तो ये एक अफ्रीकी यात्री, विद्वान और लेखक था। और इसका जो पूरा नाम था वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता, ये इसका जो है पूरा नाम था। और ये कहाँ से आया था, तो ये अफ्रीका में मोरक्को से आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मोरक्को से जो है ये आया था। किसके शासनकाल में आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक MBT के शासनकाल में ये जो है आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कब आया था, तो 1333 में, 1333 ईस्वी में जो है ये आया था। तो इसका जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वागत किया था और दिल्ली का इसको काजी भी नियुक्त किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इब्न बतूता डैश से एक अरब यात्री और साहसिक व्यक्ति था। तो ये कहाँ से था, आपको अभी मैंने बताया कि ये मोरक्को से आया था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लोदी वंश का संस्थापक था। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन लोदी, बहलोल लोदी, सुल्तान इब्राहिम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत का जो है आखिरी वंश था लोदी वंश, और इसकी स्थापना किसने की थी, बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना की थी। और इस वंश का जो शासनकाल था वो 1451 से लेकर के 1526 तक था। 1526 में जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या करके, उसको हरा करके दिल्ली सल्तनत को समाप्त किया था और फिर जो है मुगल वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे पूछा गया है लोदी वंश का संस्थापक, तो संस्थापक हो जाएगा बहलोल लोदी। और लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था, तो आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी, ये हो जाता है अंतिम शासक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया। तो दोस्तों इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का आखिरी शासक था और 1526 में पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, पानीपत का प्रथम युद्ध, उसमें किसके हाथों मारा गया था, तो ये बाबर के हाथों मारा गया था। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का जो है अंत हो गया था
और बाबर जो है मुगल शासन की स्थापना करता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में। किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं? तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी की बात करते हैं तो ये जो है बहलोल लोदी का पुत्र था। बहलोल लोदी जिसने जो है लोदी वंश की स्थापना की थी। तो इनकी मृत्यु के बाद जो है सिकंदर लोदी शासक बनता है दिल्ली सल्तनत का, और ये जो है 1489 में सिंहासन पर बैठता है। और इसने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? तो आगरा शहर की स्थापना इसने 1504 ईस्वी में जो है इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये राजस्थान के अजमेर में स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अजमेर। और ये जो है क्या है? एक मस्जिद है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो मोहम्मद गौरी के आदेश पर इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। कब कराया था? तो 1192 में इसका निर्माण शुरू कराया था। 1192 से लेकर के 1199 के बीच में जो है इसका निर्माण हुआ था। और पहले ये क्या हुआ करता था? पहले जो है ये संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था। तो उसी की जगह पर ये मस्जिद बनाया गया था जिसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। तो ये जो है अजमेर में है और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार की बात करते हैं जो कि दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, और इसका निर्माण कार्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। कब शुरू करवाया था? तो 1193 में। लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया था, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद जो है इल्तुतमिश इसको पूरा कराता है। किसने? इल्तुतमिश इसको जो है पूरा करवाता है, और ये जो है 3 मंजिल तक बनवाता है कुतुब मीनार को। और लेकिन 3 मंजिल के बाद 5वीं मंजिल तक जो है इसको किसने कराया? तो 5वीं मंजिल तक इसको फिरोज शाह तुगलक ने इसको 5वीं मंजिल तक बनवाया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार और अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो दोस्तों कुतुब मीनार और अलाई दरवाज़ा ये जो है किस काल में बने हैं? तो ये दिल्ली सल्तनत काल में बने हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा, दिल्ली सल्तनत काल। कुतुब मीनार का निर्माण आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू कराया था। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो अलाई दरवाज़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था। और इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने जो है और क्या क्या बनवाया था? तो याद रखेंगे सीरी का किला। सीरी का किला किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सीरी का किला बनवाया था। और इसके अलावा जो है अलाई दरवाज़ा हो गया, और हज़ार खंबा महल, 1000 स्तंभों वाला महल जो है, 1000 खंबा महल जिसको कहते हैं, तो ये भी किसने बनवाया था? तो ये भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और इसके अलावा याद रखेंगे शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह ये किसने बनवाया था? तो ये जो है बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसको जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। तो इसको आप याद रखेंगे, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है ये बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और सिकंदर लोदी का मकबरा जो है किसने बनवाया था? तो सिकंदर लोदी का मकबरा जो है ये किसने बनवाया था? तो इसको इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। इब्राहिम लोदी ने बनवाया था सिकंदर लोदी का मकबरा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्लेग उन्मूलन की आग में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो आग में नहीं, यहाँ पे याद में होना चाहिए। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कौन सा स्मारक बनवाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 मीनार। कुली कुतुब शाह की बात करते हैं तो ये जो है कुतुब शाही वंश का जो है ये 5वां शासक था, और इसने 4 मीनार का निर्माण कब करवाया था? तो इसने 1591 ईस्वी में 4 मीनार का निर्माण करवाया था, और ये जो है प्लेग उन्मूलन की याद में इसने ये निर्माण करवाया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डैश चिनकलिज खान के शासन के तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है? तो दोस्तों चिनकलिज खान
चिनकलीस खान कौन है? तो निजाम उल मुल्क को ही चिनकलीस खान के नाम से भी जानते हैं। तो इसने जो है मार्च 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो जाता है। तो ये जो निजाम उल मुल्क है ये कहाँ का निजाम था? तो ये हैदराबाद का निजाम था। तो इसने जो है खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया और इसने जो है 1724 में इसने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद जो है, हैदराबाद ये जो है चिनकलीस खान शासन के दौरान स्वतंत्र राज्य बन गया था। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो जंतर मंतर की बात करते हैं। जंतर मंतर ये किसने बनवाया था? तो दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कब कराया था? तो इन्होंने जो है 1724 में इसका निर्माण करवाया था। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1724 में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। और ये क्या है? तो ये खगोलीय वेधशाला है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से इन्होंने भारत के 5 शहरों में जो है जंतर मंतर का निर्माण कराया है दिल्ली के अलावा। कहाँ कहाँ पे? तो याद रखेंगे जयपुर में और इसके अलावा उज्जैन में और मथुरा और वाराणसी। तो दिल्ली के अलावा 4 शहरों में, टोटल जो है 5 शहरों में इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण कराया है। जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और दिल्ली। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रानी दुर्गावती, जीनत महल, चांद बीबी और रजिया सुल्तान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांद बीबी, जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षक थी। और चांद बीबी को जो है सबसे ज़्यादा जाना जाता है सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए। तो यहाँ पे अहमदनगर की रक्षा की थी अकबर से किसने? चांद बीबी ने। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया? तो अमुक्त माल्यद की बात करते हैं। तो दोस्तों इसकी रचना की है कृष्णदेव राय ने। तो अमुक्त माल्यद ये जो है कृष्णदेव राय के द्वारा रचित जो है काव्य ग्रंथ है। और इसमें भगवान विष्णु और इसके अलावा भगवान विष्णु और देवी अंदाल के विवाह का इसमें जो है वर्णन है। और कृष्णदेव राय की बात करते हैं तो ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा माने जाते हैं, विजयनगर साम्राज्य के। और ये स्वयं भी एक कवि थे और कवियों को जो है काफ़ी सपोर्ट भी करते थे। और तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में रहते थे। 8 प्रसिद्ध कवि इनके तेलुगु के इनके यहाँ रहते थे, जिनको अष्टदिग्गज कहते थे। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है? अन्नमैया मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे और वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? तो अन्नमैया की बात करते हैं। अन्नमैया या इनको अन्नामाचार्य के नाम से भी जानते हैं। ये एक तेलुगु संत थे और इसके अलावा कवि और कर्नाटक संगीत के रचयिता भी माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1408 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के गांव में हुआ था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है इन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के लिए कई भजनों की रचना की थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने डैश ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। तो निकोलो कोंटी ये जो है विजयनगर का दौरा करता है और किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है किस ईस्वी में? तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1420 में जो है ये विजयनगर का दौरा करता है। ये कहाँ से आया था? तो ये इटली का यात्री था, इटली से आया था। और इसने जो यात्रा की थी, अपना यात्रा वृत्तांत जो है इसने कौन सी पुस्तक में लिखा था? तो इसने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी कॉन्टी ये जो है इसकी पुस्तक है। तो इसमें जो है अपना यात्रा वृत्तांत जो है इसने लिखा था।
फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। तो किस साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी, तुंगभद्रा नदी के तट पर। कहाँ पे? तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य के बारे में ये किसने कहा था कि विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य नगरों में से एक है, जो उसने देखे या सुने हैं? तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य नगरों में से एक है जो उसने देखे या सुने हैं, ऐसा कहा था अब्दुल रज्जाक ने। किसने कहा था? अब्दुल रज्जाक ने कहा था। तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डैश साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। तो हसन गंगू की बात करते हैं। ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में जो है सूबेदार था, और इसने जो है 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से जो है इसने स्थापना की थी बहमनी साम्राज्य की। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहमनी साम्राज्य की इसने स्थापना की थी। इसका जो असली नाम था वो जफर खां इसका असली नाम था। जफर खां इसका असली नाम था। और ये जो हसन गंगू था ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का निर्णय किया था। और इसने जो है गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? गुलबर्गा को इसने अपनी राजधानी बनाया था, और उसका नाम जो है बाद में इसने एहसानाबाद रखा था। गुलबर्गा का नाम इसने क्या रख दिया था? एहसानाबाद जो है इसका नाम रख दिया था, और गुलबर्गा को इसने राजधानी बनाया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, गोलकुंडा किला डैश के दौरान बनवाया गया था। ऑप्शन दिए गए विजयनगर साम्राज्य, कुतुबशाही राजवंश, सातवाहन राजवंश, होयसल राजवंश। तो दोस्तों गोलकुंडा किला की बात करते हैं तो ये जो है कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना में है। हैदराबाद तेलंगाना में है ये। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है वारंगल के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। वारंगल के राजा ने इसका निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे वारंगल के राजा तो ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है। और वारंगल के राजा ने इसका निर्माण कराया था। बाद में जो है ये बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया था। बहमनी राजाओं के हाथ में ये चला गया था। और उसके बाद जो है 1512 ईस्वी में ये जो है कुतुबशाही राजवंश के अधिकार में ये चला गया था। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि इसका निर्माण कुतुबशाही राजवंश ने करवाया था। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कुतुबशाही राजवंश हम कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन वारंगल के राजा दिया हो तो वारंगल के राजाओं ने जो है गोलकुंडा किला का निर्माण करवाया था। तो ये आप याद रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे बी ऑप्शन हम टिक कर लेंगे, कुतुबशाही राजवंश। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राजवंश में स्थित है? यहाँ पे राज्य होना चाहिए, किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा किला मैंने अभी आपको बताया कि ये हैदराबाद में तेलंगाना में है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना में कहाँ पे है? हैदराबाद में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की बात हम लोग कर चुके हैं। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो हरिहर प्रथम और बुक्का राय ने इसकी स्थापना की थी। और पहला जो राजा था वो था हरिहर प्रथम। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरिहर प्रथम, जो कि 1336 से लेकर के 1336 से 1356 तक जो है विजयनगर साम्राज्य का जो है हरिहर प्रथम राजा बना था। और ये साम्राज्य दक्षिण भारत में लगभग 310 वर्षों तक रहा था। 310 वर्षों तक जो है ये साम्राज्य दक्षिण भारत में रहा था। और विजयनगर की राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी क्या थी? तो विजयनगर की राजधानी जो है हम्पी जो है विजयनगर की राजधानी थी। और ये कहाँ पे है? तो हम्पी जो है अभी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय का डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो विजयनगर की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो हम्पी जो है, जो कि अभी वर्तमान में कर्नाटक में है, ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के शासक थे? तो कृष्णदेवराय ये जो है किस साम्राज्य के शासक थे? तो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक की बात करते हैं तो वो कौन थे? कृष्णदेव राय। और ये किस वंश से संबंधित थे? तो इनका याद रखेंगे, सालुव वंश से ये संबंधित थे। और ये शासक कब बने? तो ये 8 अगस्त
1509 ईस्वी में विजयनगर के शासक बने थे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना जहां पे हुई है वहां पे कौन से मुस्लिम संत रहते थे ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती जो कि चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत थे और ये आगरा के पास जो है सीकरी नामक गांव में रहते थे। सीकरी नामक गांव में ये रहते थे जहाँ पे अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना करी थी। फतेहपुर सीकरी जो है कुछ समय तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी। और शेख सलीम चिश्ती की मृत्यु कब होती है, तो 1572 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है 1580 से 81 के बीच में 1580 से 81 के बीच में इनका जो मकबरा है वो अकबर बनवाते हैं फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, मकबरा भी इनका फतेहपुर सीकरी में है, शेख सलीम चिश्ती का। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। तो कौन सा युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 17 मार्च 1527 को जो है ये खानवा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में, तो बाबर और मेवाड़ शासक राणा सांगा, मेवाड़ के राजा राणा सांगा और बाबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, राणा सांगा जो है ये पराजित हो गए थे। और दोस्तों इसमें जो है बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा इसने किस युद्ध में दिया था, तो खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। और इसी युद्ध को जीतने के बाद जो है गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, खानवा का युद्ध। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबर। बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। इसका जो शासनकाल था वो 1526 से लेकर के 1526 से 1530 तक इसका शासनकाल था। और इसने जो है किसको हरा करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, तो इसने इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसके बारे में याद रखेंगे, ये जो है पिता की ओर से तैमूर का वंशज था। तैमूर का ये 5वां वंशज था। पिता की तरफ से ये तैमूर का वंशज था। और माता की तरफ से किसका वंशज था, तो माता की तरफ से ये चंगेज खां का जो है ये 14वां वंशज था। चंगेज खां का ये 14वां वंशज था। और पिता की तरफ से जो है ये 5वां वंशज था तैमूर का। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध जो है किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो अभी हमने बात किया था कि ये युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। कब हुआ था, तो ये जो है 1527 में ये युद्ध हुआ था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। तो बाबर ने जो है भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1519 में। 1519 में इसने जो है पहला आक्रमण यूसुफ जई जाति के विरुद्ध में किया था। यूसुफ जई जाति के विरुद्ध में जो है इसने अपना पहला आक्रमण किया था 1519 में। और इस युद्ध में बाबर ने बाजौर और भेरा पर अपना अधिकार इसने जो है कर लिया था। और इसका जो पूरा नाम था वो क्या था, तो इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और उसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु के बारे में याद रखेंगे 26 दिसंबर 1530 में इसकी मृत्यु हुई थी। 1526 में इसने पानीपत के युद्ध में किसको पराजित किया था, इब्राहिम लोदी को। और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे फिलहाल 1519 इसका राइट आंसर रहेगा। 1519 में इसने पहला आक्रमण किया था यूसुफ जई जाति के विरुद्ध में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल डैश को इब्राहिम लोदी से मिला था। तो इब्राहिम लोदी से जो है 21 अप्रैल किस सन में जो है मिला था, 1526, 1521, 1527, 1519। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1526। 21 अप्रैल 1526 मिला क्या था, युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था जिसमें बाबर विजयी हुआ था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है 1526। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है,
खानवा का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये जो है 17 मार्च 1527 में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के बीच में। कौन जीता था? तो बाबर इसमें जीता था और इस युद्ध को जीतने के बाद इसने गाजी की उपाधि इसने धारण की थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा हुई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है 1526 में किसने की थी? बाबर ने की थी। किसको हरा करके? तो इब्राहिम लोदी को हरा करके जो है इब्राहिम लोदी को हरा करके इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 में। कौन से युद्ध में? तो पानीपत का जो है पहला युद्ध था। और बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या था बताएंगे? तो तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी ये जो है बाबर की आत्मकथा थी। किस भाषा में ये लिखा था इसने? तो तुर्की भाषा में लिखा था। और बाबर ने जो है बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो बादशाह की उपाधि जो है इसने कब धारण की थी? तो याद रखेंगे 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों बार बार पानीपत के युद्ध से देखिए क्वेश्चन कितने बार आया है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 1526 में जो है पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था? तो पानीपत जो है कहाँ पे है? पानीपत हरियाणा में है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, हरियाणा में। और इस युद्ध में आप याद रखिएगा बाबर ने जो है तुगलमा युद्ध पद्धति का जो है पहली बार प्रयोग जो है बाबर ने किस युद्ध में किया था? तो याद रखेंगे पानीपत के युद्ध में जो है तुगलमा युद्ध पद्धति का और तोप का प्रयोग भी किया था। तोप का प्रयोग भी पानीपत के पहले युद्ध में इसने किया था बाबर ने। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों घाघरा के युद्ध की बात करते हैं तो बाबर के जो है 4 युद्ध आप लगातार याद रखेंगे। पहला जो युद्ध था 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा था इसने। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। 1527 में जो है खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में? तो राणा सांगा और बाबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा था इसने बाबर ने। किससे लड़ा था? तो मेदिनी राय से जो है इसका युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध। 1528 में मेदिनी राय जो कि एक राजपूत शासक था। और फिर 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो है 1529 में हुआ था और किसके विरुद्ध हुआ था? तो अफगानों के विरुद्ध। बाबर और अफगानों के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को। अफगानों का नेतृत्व कर रहा था महमूद लोदी जो कि काफ़ी बुरी तरह से पराजित होता है इस घाघरा के युद्ध में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? घाघरा का युद्ध लड़ा गया था 1529 में। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो सुल्तान जो है ज़्यादातर दिल्ली सल्तनत के शासकों को कहा जाता था। तो लोदी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश ये दिल्ली सल्तनत के जो है वंश थे। मुगल वंश ये जो है मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इनको बादशाह कहते थे। तो बाबर, अकबर, शाहजहाँ ये सब जो है मुगल बादशाह थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सुल्तान की उपाधि जो है पहली बार किसने धारण की थी? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो पहला शासक था वो था महमूद गजनबी जो है ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था इनका उल्टा सही क्रम क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह द्वितीय ये 4 लोग दिए गए हैं। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अकबर की, तो अकबर का जो शासनकाल था, अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 तक इसका शासनकाल था अकबर का। शाहजहाँ की बात करते हैं तो शाहजहाँ का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका 1627 से लेकर के 1658 तक इसका शासनकाल था। और फिर जो है औरंगजेब की बात करते हैं तो औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक इसका शासनकाल था औरंगजेब का। और बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के नाम से भी इसको जानते हैं, इसका जो शासनकाल था ये जो है 1837 से लेकर के
1857 तक इसका शासनकाल था। तो यहाँ पे उल्टा क्रम बताना है जो सबसे लास्ट का था। तो सबसे लास्ट का इसमें बहादुर शाह द्वितीय था, फिर औरंगजेब और फिर शाहजहां, फिर अकबर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। सी ऑप्शन, बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना पता है आपको, बाबर के द्वारा की गई थी 1526 में। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूरी राजवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी, जिसने डैश तक शासन किया। कब तक शासन किया था शेर शाह सूरी ने, बताना है। तो शेर शाह सूरी की बात करते हैं तो इसने मुगल शासक हुमायूं को पराजित किया था कन्नौज के युद्ध में। इसमें कन्नौज के युद्ध में, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। ये युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये युद्ध लड़ा गया था 1540 में। तो 1540 में इसको हरा करके सूर राजवंश की जो है स्थापना करता है। सूर वंश की स्थापना कौन करता है? शेर शाह सूरी। और इसने जो है 1540 से लेकर के 1540 से 1545 तक ये शासन करता है। 1540 से 1545 तक जो है ये शासन करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 1540 से 1545। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, डैश में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हराया था। तो शेर खान या शेर शाह सूरी, इसने जो है बंगाल पर आक्रमण करके घियासुद्दीन शाह को कब हराया था? तो इसने घियासुद्दीन शाह को जो है 1538 में हराया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। घियासुद्दीन शाह की बात करते हैं तो ये बंगाल के हुसैन शाही वंश का अंतिम सुल्तान था। कौन से वंश का? हुसैन शाही वंश का ये जो है अंतिम सुल्तान था घियासुद्दीन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। शेर शाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी या शेर खां, इसका असली नाम, इसका बचपन का नाम था फरीद। फरीद जो है इसका असली नाम था। और इसने जो है सूर वंश की स्थापना कब की थी? 1540 से 1545 तक इसका शासनकाल था। इसके पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम था हसन खां। हसन खां इसके पिता का नाम था, जो कि जौनपुर के एक छोटे से जमींदार थे। और इसको शेर खां की उपाधि किसने दी थी? शेर खां की उपाधि जो है इसको किसने दी थी? तो बिहार के सूबेदार थे बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी जो है इनका नाम था। बहार खां लोहानी ने जो है इसको एक शेर मारने के कारण, शेर शाह सूरी ने जो है एक शेर मार दिया था, तो उसके कारण जो है इसको शेर खां की उपाधि दी थी बहार खां लोहानी ने। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, डैश ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों का निर्माण किया था, जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो किसने जो है दी ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण जो है किसने कराया था? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जिसने जो है कई विश्राम गृहों का निर्माण कराया, मस्जिदों का, सड़कों का, तो उसमें से ग्रैंड ट्रंक रोड का भी इसने निर्माण कराया था। और इस सड़क का जो विस्तार है वो अफगानिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान से पश्चिम बंगाल तक इसका जो है, अफगानिस्तान से पश्चिम बंगाल तक इसका विस्तार है, जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए जो है कोलकाता तक जाती है। तो इसका जो है जीटी रोड के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश में पराजित किया गया था। तो कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था, और कब पराजित किया था बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। तो इस युद्ध में इसने हुमायूं को जो है बुरी तरीके से पराजित किया था। इसके बाद जो है हुमायूं भारत से पलायन कर गया था। तो ये युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को डैश के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। तो दोस्तों आधुनिक भारतीय मुद्रा प्रणाली में चांदी का जो है रुपया सबसे पहले शेर शाह ने चलाया था। तो शेर शाह ने जो रुपया चलाया था, इसको जो है मुगलों ने भी चांदी के इस सिक्कों को रुपए के रूप में जारी रखा था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, रुपया। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट डैश के विरुद्ध सहायता प्रदान के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है, दौलत खान ने जो है बाबर को काबुल में किस सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा दर्शाने के लिए संदेशवाहक भेजा था। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा इब्राहिम लोदी। तो दौलत खां लोदी ने बाबर को काबुल में
सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा दर्शाने के लिए एक संदेश वाहक भेजा था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।